नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखित उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस का हिंदी रूपांतरण, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। कहानी के पिछले भाग में हमने एलिजाबेथ और डार्सी के बीच कुछ तीखी नोकझोंक सुनी और साथ ही साथ कुछ नए किरदारों के बारे में भी जाना। अब आगे भाग 3। मिस्टर बेनेट की संपत्ति लगभग पूरी तरह 2000 प्रतिवर्ष एक जागीर में निहित थी, जो कि दुर्भाग्यवश कुल संपत्ति लड़का न होने के कारण उसके मरने के बाद लड़कियों को न मिलकर एक दूर के नातेदार को मिलती। और वहीं उनकी पत्नी की संपत्ति हालांकि उनके जीवन स्तर के लिए पर्याप्त थी, लेकिन उनके पति की संपत्ति की कमी को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी। उनके पिता मर्टन में एक वकील थे और उन्होंने उन्हें 4000 पाउंड छोड़े थे। वहीं उनकी एक बहन थी जिसकी शादी मिस्टर फिलिप्स से हुई थी, जो उनके पिता के यहाँ क्लर्क रह चुके थे और बाद में उनके काम को संभाल लिया था। उनका एक भाई भी था जो कि लंदन में एक सम्मानजनक व्यापार चलाता था। लॉन्गबॉर्न गांव मर्टन से केवल 1 मील की दूरी पर था। ये दूरी युवा महिलाओं के लिए अत्यंत सुविधाजनक थी, जो आमतौर पर सप्ताह में 3-4 बार अपनी मौसी से मिलने और सड़क पार एक मिलनर की दुकान पर जाने के लिए वहां जाती थी। परिवार की 2 सबसे छोटी लड़कियां कैथरीन और लीडिया इन मुलाकातों में विशेष रूप से उत्साही थी। उनके मन अपनी बहनों की तुलना में अधिक खाली थे, और जब करने को कुछ विशेष न होता तो मर्टन की सैर सुबह के समय का मनोरंजन करने और शाम की बातचीत के विषय के लिए दोनों का साधन बनती। और चाहे देश में सामान्य रूप से खबरों की कितनी ही कमी क्यों ना हो, वे हमेशा अपनी मौसी से कुछ न कुछ जान ही लेती। खैर, वर्तमान में तो पड़ोस में एक मिलिशिया रेजिमेंट के हालिया आगमन से वे खबरों और आनंद से भरपूर थी। ये रेजिमेंट पूरे सर्दियों तक रहने वाली थी और मर्टन उसका मुख्यालय बन गया था। हाँ तो भैया, मिसेस फिलिप्स के यहाँ उनके दौरे अब सबसे रोचक खबरों का स्रोत बन चुके थे। हर दिन वह अधिकारियों के नाम और संबंधों के बारे में कुछ नया जानती। उनके ठिकाने जल्द ही कोई रहस्य नहीं रह गए और अंततः उन्होंने स्वयं अधिकारियों को जानना शुरू कर दिया। मिस्टर फिलिप्स उन सभी से मिलते थे और इस प्रकार उनकी भतीजियों के लिए एक नया सुखद अवसर खुला। वो अब केवल अधिकारियों की ही बातें करती थीं, और मिस्टर बिंगले की बड़ी संपत्ति, जिसका उल्लेख उनकी मां को बहुत उत्साहित करता था, उनके लिए अब कोई मायने नहीं रखती थी, जब से उसकी तुलना एक इंसान की वर्दी से होने लगी थी। एक सुबह जब मिस्टर बेनेट ने उनकी भावनाओं को सुना तो उन्होंने शांतिपूर्वक टिप्पणी की, तुम दोनों की बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि तुमसे अधिक मूर्ख कन्या देश में और कोई नहीं है। बहुत दिनों से इसका मुझे संदेह था, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया। कैथरीन लज्जित होकर थोड़ी चुप हो गई, परंतु लीडिया इस बात की परवाह न करके कैप्टन कार्टर की प्रशंसा करती रही और यह आशा प्रकट करती रही कि कल उससे मिलूंगी, क्योंकि वो परसों ही सुबह लंदन जाएगा। मिसेस बेनेट ने कहा, हद है, जब देखो अपने बच्चों को ही मूर्ख कहते रहते हो। अरे, अगर मैं किसी को मूर्ख समझना भी चाहती तो कम से कम अपने बच्चों को तो नहीं समझती। हद करती हो। अरे, जब बच्चे मूर्ख हैं तो उन्हें मूर्ख ही तो समझूंगा। अरे हाँ, हमारे सभी बच्चे चालाक हैं, कोई मूर्ख नहीं है। यही एक बात है जो तुम समझ नहीं पाती। मैं तुमसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अरे, मुझे आशा था कि हमारे तुम्हारे सब भाव मिलते हैं भाई, परंतु इस बात को मैं अवश्य ही कहूंगा कि हमारी ये दोनों लड़कियां, खासकर ये दोनों, बेवकूफ हैं, बेवकूफ। अरे, आप भी, लड़कियों में माँ और बाप की समझ नहीं हो सकती ना। अभी वह छोटी है, जब हमारे अवस्था की होंगी तब वे भी अफसरों का ध्यान न करेंगे। मुझको वो समय याद है जब मैं एक लाल कोट को बहुत पसंद करती थी, और अब भी दिल में पसंद करती हूँ। निसंदेह यदि कोई युवा कर्नल 5-6 हजार वार्षिक वेतन पाने वाला मेरी कन्या के लिए मुझसे प्रार्थना करे तो मैं उसे इनकार न करूंगी। और मेरी समझ में तो कर्नल फास्टर सर विलियम के यहाँ अपने फौजी कपड़े पहनकर बड़ा सुंदर लगता था। तभी लीडिया ने कहा, माँ, मौसी कहती थी कि कर्नल फास्टर और कैप्टन कार्टर अब मिस वाटसन के यहाँ उतना नहीं जाते जितना पहले जाते थे।
वो अब ज्यादातर क्लार्क के पुस्तकालय में खड़े रहते हैं। मिसिस बेनेट इसका उत्तर भी न दे पाई थी कि एक नौकर ने आकर मिस बेनेट के नाम की एक चिट्ठी थी। यहां मिस बेनेट का अर्थ है जेन के नाम। चिट्ठी नीदरफील्ड से आई थी और नौकर उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। यह देखते ही मिसिस बेनेट की आंखें उज्जवल हो उठी और वो लड़की से बार बार पूछने लगे, किसका पत्र है, क्या लिखा है? प्यारी जेन, जल्दी बताओ ना। जेन ने यह कहकर कि मिस बिंगले का पत्र है, पत्र को पढ़कर सुनाया। मेरी प्यारी सखी, यदि तुमको कष्ट न हो तो आज हमारे यहाँ ही भोजन करो। यदि तुमने ऐसी कृपा न की तो हम आजन्म एक दूसरे से घृणा करेंगे। शीघ्र ही इस पत्र के पाते आओ, मेरा भाई और पुरुष अफसरों के यहाँ भोजन करेंगे। तुम्हारी सदा शुभचिंतिका कैरोलिन बिंगले। लीडिया अचानक चिल्ला उठी, अफसरों के यहाँ? मेरी मौसी ने तो मुझको ये नहीं बताया। मिसिस बेनेट बोली, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। माँ, क्या मुझे गाड़ी मिल सकती है? जेन ने पूछा। नहीं मेरी प्यारी, तुम घोड़े पर जाओ, क्योंकि देखो ना, शायद पानी बरसने वाला है और क्या पता तुम्हें रात को भी वहां रहना पड़े। एलिजाबेथ ने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु वो शायद अपनी ही गाड़ी में तुम्हें भेज दे। मिसेस बेनेट बोली, शायद सब लोग बिंगले की गाड़ी में मैरिटिन गए होंगे और हर्स्ट की गाड़ी में तो घोड़ा भी नहीं है। जेन, नहीं मां, मैं गाड़ी में जाऊंगी। मिसेस बेनेट, बेटा तुम्हारे पिता आज घोड़ा नहीं दे सकते, खेल में आवश्यकता है। क्यों मिस्टर बेनेट, ठीक कहती हूं ना? हाँ, खेल में तो उनकी बहुत आवश्यकता रहती है, परंतु मुझे मिलते बहुत कम है, मिस्टर बेनेट ने कहा। लेकिन अगर आज आपके पास घोड़े हैं, एलिजाबेथ ने कहा, तो मां का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अंत में मिस्टर बेनेट ने कह ही दिया कि आज घोड़े नहीं मिल सकते, इसीलिए जेन को घोड़े पर ही जाना पड़ा। यहां घोड़े का अर्थ है कि बहुत सारे घोड़े, जिससे बग्घी बनाई जा सके, और घोड़े पर जाने का अर्थ है कि एक सिंगल घोड़े पर बैठ के जाना। और उनकी मां ने उन्हें दरवाजे तक हंसते हुए विदा किया, साथ ही खराब मौसम की भविष्यवाणी भी कर दी। और भैया उनकी उम्मीद पूरी भी हुई। जैन के जाने के कुछ ही देर बाद बहुत तेज बारिश होने लगी। उनकी बहनों को उनकी चिंता हुई, लेकिन मां बहुत प्रसन्न थी। लेकिन बारिश शाम भर बिना रुके होती रही। जेन लौट नहीं सकी। देखा, ये मेरा बहुत ही बढ़िया विचार था, मिसेस बेनेट ने बार बार कहा, जैसे बारिश करवाने का सारा श्रेय उन्हीं को जाता हो। हालांकि अगली सुबह तक उन्हें अपनी इस योजना की पूरी सफलता का एहसास नहीं हुआ। नाश्ता खत्म ही हुआ था कि नीदरफील्ड से एक नौकर एलिजाबेथ के लिए निम्नलिखित पत्र लेकर आया। मेरी प्यारी लीजी, मेरी तबीयत आज अच्छी नहीं है। भीग जाने के कारण थोड़ा बुखार है और इसी कारण ये लोग मुझे आने नहीं देते। डॉक्टर जीन्स को बुलाने को कह रहे हैं, इसलिए यदि तुम उनके यहाँ आने की खबर सुनो तो घबराना नहीं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सिरदर्द और गले में खराश है, और कोई बात नहीं है। तुम्हारी बहन जेन। मिस्टर बेनेट ने चिट्ठी सुनकर कहा, क्यों मेरी प्यारी, अगर तुम्हारी लड़की को कोई भयंकर बीमारी हो जाए या वो मर भी जाए तो कैसी सुख की बात है ना कि वो ये सब बात मिस्टर बिंगले की चाह में और तुम्हारी आशा के अनुसार हुई। मिसेस बेनेट ने बोला, मुझको उसके मरने का भय नहीं है। थोड़ी सी ठंड लग जाने से आदमी मर नहीं जाता भला, और फिर वहां देखभाल भले प्रकार होगी, वहां ठहरना अच्छा ही है। मैं ऐसा करूंगी कि मैं स्वयं जाकर उसे देख आऊंगी, यदि मुझको गाड़ी मिल सके। लेकिन एलिजाबेथ, जो वास्तव में चिंतित थी, वहां जाने का दृढ़ संकल्प कर चुकी थी। हालांकि गाड़ी उपलब्ध नहीं थी और चूंकि वो घुड़सवारी नहीं कर सकती थी, और इसी वजह से चलकर जाना ही एकमात्र उपाय था, और उसने अपना यह इरादा घर वालों के सामने रखा। पागल हो क्या, इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? उसकी मां चिल्लाई, ऐसे गंदे मौसम में चलकर जाने की सोच रही हो? अरे जब तक तुम वहां पहुंचोगी उल्टा उन्हें तुम्हें देखना पड़ेगा। एलिजा ने कहा, पर मां मैं केवल जेन को देखने जा रही हूं, मेरा और कोई प्रयोजन नहीं है। तो इसका अर्थ मैं ये समझूं कि मैं घोड़ों को मंगवा लूं? उसके पिता बोले, नहीं पिताजी, बिल्कुल नहीं, मैं टहल कर जाना चाहती हूं। जब किसी के पास उद्देश्य होता है तो दूरी कोई मायने नहीं रखती।
सिर्फ 3 ही मील तो है, मैं दोपहर के खाने तक लौट आऊंगी। मैं तुम्हारी सोच की प्रशंसा करती हूं, मैरी बोली, लेकिन हर भावना को तर्क से निर्देशित होना चाहिए और मेरी राय में प्रयास हमेशा जरूरत के अनुसार होना चाहिए। हम तुम्हारे साथ मर्टन तक चलेंगे, कैथरीन और लीडिया बोली। एलिजाबेथ ने उनकी संगति स्वीकार की और तीनों युवतियां साथ निकल पड़ी। अगर हम जल्दी करें तो शायद कैप्टन कार्टर को जाने से पहले देख लें, लीडिया ने चलते हुए कहा। मर्टन में वे अलग हो गईं। 2 सबसे छोटी एक अधिकारी की पत्नी के निवास पर चली गईं और एलिजाबेथ अकेले आगे बढ़ी, खेतों को पार करते हुए, फुर्ती से फटकों को लांघते हुए और गड्ढों से उछलती हुई, जब तक कि वो अंततः थकी हुई टखनों, गंदे मोजों और कसरत की गर्मी से दमकते चेहरे के साथ घर के सामने न पहुंच गई। उसे पहुंचते ही नाश्ते के कमरे में ले जाया गया, जहां जेन को छोड़कर सभी लोग मौजूद थे, और वहां उसकी उपस्थिति से सभी को आश्चर्य हुआ। दिन के इतने सुबह, इतने गंदे मौसम में और अकेले 3 मील चलकर आना मिसेस हर्स्ट और मिस बिंगले को लगभग अविश्वसनीय लगा, और एलिजाबेथ को यकीन हो गया कि वे उसे इसके लिए तिरस्कार की दृष्टि से देख रही हैं। फिर भी उसका उन्होंने बहुत शिष्टता से स्वागत किया, और उनके भाई के व्यवहार में केवल शिष्टता ही नहीं बल्कि विनम्रता और सद्भावना भी थी। हाँ, मिस्टर डार्सी ने बहुत कम कहा और मिस्टर हर्स्ट ने कुछ भी नहीं। पहला व्यक्ति तो उसके व्यायाम यानी एक्सरसाइज से दमकते रूप की प्रशंसा और अकेले इतनी दूर आने की उपयुक्तता को लेकर दुविधा में था, जबकि दूसरा व्यक्ति सिर्फ अपने नाश्ते के बारे में सोच रहा था। यहां पहला व्यक्ति डार्सी है और दूसरा व्यक्ति मिस्टर हर्स्ट। जब उन्होंने अपनी बहन के बारे में पूछा तो उत्तर बहुत उत्साहजनक नहीं था। मिस बेनेट ठीक से सो नहीं पाई थी, और यद्यपि वे उठ गई थी, फिर भी उन्हें बुखार था और वे अपने कमरे से बाहर आने लायक नहीं थी। एलिजाबेथ को तुरंत उनके पास ले जाया गया, और जेन, जो अपने पत्र में अपनी इच्छा पूरी तरह व्यक्त करने से इसलिए चूक गई थी क्योंकि उन्हें डर था कि इससे परेशानी होगी, उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। हालांकि वो बहुत बातचीत करने की स्थिति में नहीं थी, और जब मिस बिंगले उन्हें अकेले छोड़ गईं तो वो केवल उस असाधारण दया के लिए आभार व्यक्त कर पाई जो उन्हें दी जा रही थी, और एलिजाबेथ चुपचाप उसकी सेवा में लगी रही। नाश्ते के बाद बहनें उनके पास आ गईं, और एलिजाबेथ को उनमें कुछ पसंद आने लगा जब उसने देखा कि वे जेन के लिए कितना स्नेह और चिंता रखती हैं। इसके थोड़ी देर बाद वैद्य आए और उन्होंने अपनी जांच के बाद कहा, जैसा अपेक्षित था, कि उन्हें तेज जुकाम हो गया है और अब इसका इलाज किया जाना चाहिए। उन्होंने उन्हें फिर से बिस्तर पर जाने की सलाह दी और कुछ औषधियां देने का वादा किया। इस सलाह को सहर्ष माना गया क्योंकि बुखार के लक्षण बढ़ गए थे और उनका सिर बहुत दर्द कर रहा था। एलिजाबेथ एक पल को भी उनके कमरे से नहीं निकली, और अन्य महिलाएं भी शायद ही कभी वहां से दूर रही हों, क्योंकि पुरुष बाहर गए हुए थे और उनके पास कहीं और करने को कुछ नहीं था। 3 बजते ही एलिजाबेथ ने महसूस किया कि उसे जाना चाहिए, और उसने बहुत ही अनिच्छा से यह बात कही भी। मिस बिंगले ने उन्हें गाड़ी देने की पेशकश की और वो थोड़ी सी मनुहार पर उसे स्वीकार करने ही वाली थी, जब जेन ने उसके जाने पर इतना दुख जताया कि फिर मिस बिंगले को बग्घी देने के प्रस्ताव की जगह उसे ठहरने का निमंत्रण देना पड़ा, और एलिजाबेथ ने अत्यंत आभार के साथ यह प्रस्ताव स्वीकार किया। और फिर लॉन्गबॉर्न एक नौकर को भेजा गया ताकि परिवार को उनके ठहरने की सूचना दी जा सके और साथ ही साथ उनके लिए कपड़े लाए जा सके। 5 बजे दोनों स्त्रियां कपड़े पहनने को गईं और 6:30 बजे एलिजाबेथ खाने को बुलाई गई। उससे उसकी बहन की तबीयत के विषय में प्रश्न किए गए, परंतु वो कोई संतोषजनक उत्तर न दे सकी। देती भी कैसे? जेन की तबीयत अभी ठीक न थी। बहनों ने 3-4 बार अपनी सहानुभूति प्रकट की और कहा कि सर्दी लगना कोई अच्छी बात नहीं है, ये तो बड़ा बुरा हुआ। और फिर जेन के विषय में सब भूल गई।
उनकी इस लापरवाही और उदासीनता को देखकर एलिजाबेथ को उनसे फिर घृणा होने लगी। उस पूरे परिवार में उनका भाई ही एक ऐसा मनुष्य था जिसको उसने अच्छा समझा। जेन के रोग की उसे बहुत चिंता थी और वो उसके विषय में बहुत पूछता था। उसके भाव ऐसे थे जिसने एलिजाबेथ को यह प्रतीत न होने दिया कि उसका वहां रहना कुछ अनुचित है। उसके अतिरिक्त किसी ने भी एलिजाबेथ की परवाह न की। मिस बिंगले तो हर समय डार्सी का मन मोहने का प्रयत्न किया करती थी, और वहीं मिस्टर हर्स्ट उन मनुष्यों में से था जिनके जीवन का उद्देश्य खाने पीने के अलावा और कुछ नहीं था, खाना पीना और ताश खेलना। उन्होंने एलिजाबेथ से कुछ नहीं बोला। जब खाना समाप्त हो गया वो जेन के पास चली गई और मिस बिंगले ने उसके जाते ही उसकी निंदा करनी आरंभ की। उसको देखा है, वे कितनी अहंकारी लगती है। ऐसा लगता है जैसे अहंकार की साक्षात मूर्ति हो। अरे उसे तो बात करने का ढंग भी नहीं है, और तो और सुंदर भी तो नहीं है, इत्यादि इत्यादि। मिसेस हर्स्ट ने अपनी बहन से सहमत होकर कहा, अरे उसमें कोई भी अच्छी बात नहीं है सिवाय इसके कि वो पैदल खूब चल सकती है। मैं उसकी आज सुबह की आकृति कभी ना भूल पाऊंगी भैया। बिल्कुल जंगली मालूम होती थी, जंगली। मिस बिंगले, निस्संदेह मुझे तो हंसी रोकना मुश्किल हो गया था। भला उसके आने की ही क्या आवश्यकता थी? क्या किसी की बहन को सर्दी नहीं लगती? उसके बाल कैसे उलझे हुए थे। मिसेस हर्स्ट, हाँ देखा नहीं, और उसका पेटीकोट तुमने अवश्य देखा होगा। छह, पूरा कीचड़ से भरा था, और उसका गाउन जो उसने पेटीकोट छुपाने के लिए नीची कर दी थी, वो तो अपना काम ही नहीं करती थी। इस पर मिस्टर बिंगले ने कहा, तुम लोगों ने चाहे जैसा सोचा हो एलिजाबेथ को, परंतु मुझे ये सब बातें सही नहीं लगती। मेरी समझ में तो एलिजाबेथ जब आज प्रातःकाल इस कमरे में घुसी तो अत्यंत सुंदर प्रतीत होती थी। उसका गंदा पेटीकोट मुझे तो नहीं दिखा। मिस बिंगले ने कहा, मिस्टर डार्सी, आपने तो अवश्य देखा होगा, और मेरा विचार है कि तुम अपनी बहनों को तो इस प्रकार की चेष्टा करते पसंद न करोगे। डार्सी, कभी नहीं। मिसेस हर्स्ट बोली, 3-4-5 मील इस तरह आना और गंदे गंदे पैरों से अकेले चले आना, इन सब बातों का क्या प्रयोजन है? इससे एक लापरवाह प्रकार की स्वतंत्रता प्रकट होती है जो कि गांव के रहने वालों को ही शोभा दे सकती है। इससे उसका अपनी बहन के प्रति प्रेम प्रकट होता है, मिस्टर बिंगले ने कहा, जो कि बहुत सुंदर बात है। मिस बिंगले ने धीरे से मिस्टर डार्सी से कहा, क्यों मिस्टर डार्सी, आज तो उसे देखकर आपके नेत्रों में कुछ उसके लिए प्रशंसा कम हो गई होगी। क्या कुछ परिवर्तन आया क्या? डार्सी, बिल्कुल नहीं। कसरत करने के बाद तो वो और खूबसूरत लग रही थी। इस बात के बाद कोई न बोला, और फिर मिसेस हर्स्ट ने फिर आरंभ किया, मुझको जेन का बहुत ख्याल है। वो बड़ी प्यारी युवती है, और मैं उसे चाहती हूँ। मैं हृदय से चाहती हूँ कि उसे एक अच्छा वर मिले, परंतु ऐसे पिता माता और ऐसे नीच संबंधियों के होते हुए इसकी कुछ आशा नहीं। बिंगले, मैंने किसी से सुना है कि इनका मौसा मेरिटन में वकील है। मिसेस हर्स्ट, हाँ, एक और भी है जो वहीं नीच बस्ती में रहता है। उसकी बहन ने कहा, अरे वो राजधानी है। और दोनों खूब जोर जोर से हंसने लगी। यदि उसके चाचा और मामा सारे नीच बस्तियों में भरे ही हो ना, बिंगले ने कहा, तो भी मेरी और उसकी दोस्ती में कोई अंतर नहीं आएगा। डार्सी, देखो अंतर तो नहीं आएगा, परंतु इस बात का यह प्रभाव तो अवश्य पड़ेगा कि वो किसी मनुष्य से विवाह न कर सकेगी, खासकर किसी भले समाज के लड़के से। बिंगले ने इस बात का कुछ उत्तर न दिया। उसकी बहनों ने हृदय से इसका समर्थन किया एवं बड़ी देर तक एलिजाबेथ के नीच संबंधियों का इसी तरह मजाक उड़ाती रही। फिर दया करके वे जेन के कमरे में गईं। कॉफी पीने के लिए बुलाने तक वहीं बैठी रही। जेन की दशा अभी भी अच्छी न थी, अतः एलिजाबेथ उसको अकेला न छोड़ सकी। अधिक रात बीतने पर जब जेन सो गई तब वो उसको छोड़कर नीचे उतर कर आई। ड्राइंग रूम में प्रवेश करते ही उसने देखा कि सब लोग ताश का जुआ खेल रहे हैं। उन्होंने उसको भी खेलने का निमंत्रण दिया, परंतु ये समझकर कि बाजी तेज हो रही होगी, उसने अपनी बहन का बहाना करके खेलने से इनकार कर दिया और कहा कि थोड़ी देर जब तक मैं यहां बैठी हूं मैं कोई पुस्तक ही पढ़ूंगी।
मिसेस हर्स्ट ने उसकी ओर आश्चर्य से देखकर कहा, बड़े आश्चर्य की बात है कि आप ताश खेलने से पढ़ने को अच्छा समझती हैं। मिस बिंगले ने कहा, लगता है एलिजाबेथ ताशों से घृणा करती है, उसको पढ़ने का शौक होगा, और फिर और किसी बातों में उसे स्वाद भी नहीं आता। एलिजाबेथ कुछ चिढ़ते हुए, ना ही मैं इतनी प्रशंसा और इतनी घृणा के अधिकारी हूं और ना ही मैं बहुत पढ़ने लिखने वाली हूं, मुझे और भी बहुत सी बातों में स्वाद आता है। बिंगले, अपनी बहन की सेवा करने में तो आप बड़ी ही दक्ष हैं। मुझे आशा है कि आपकी सेवा से वो तुरंत ही ठीक हो जाएंगी। एलिजाबेथ ने उसको हृदय से धन्यवाद दिया और फिर एक मेज की ओर जिस पर कुछ पुस्तकें पड़ी थी वहां चली गई। बिंगले और पुस्तकें लाने के लिए उठा और बोला, मेरी इच्छा है कि मेरा पुस्तकालय आपके लाभ के लिए थोड़ा और बड़ा होता तो बड़ा अच्छा होता। देखिए ना, मैं बहुत आलसी आदमी हूँ, मेरे पास बहुत पुस्तकें तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी है मैंने वो भी नहीं पढ़ी। एलिजाबेथ ने उसको विश्वास दिलाया कि मेरे लिए कमरे में ही पर्याप्त पुस्तकें हैं। तभी मिस बिंगले बोली, मुझे आश्चर्य है कि मेरे पिता ने किताबों का इतना छोटा संकलन छोड़ा है। मिस्टर डार्सी, आपके पास तो पेब्लो में कितनी अच्छी लाइब्रेरी है ना। अच्छी तो होगी, कई पीढ़ियों ने मिलकर जो बनाई है। मिस बिंगले बोली, फिर आपने भी तो उसको बहुत बढ़ाया है, आप भी तो सदा पुस्तकें मोल लिया करते हैं। डार्सी बोला, हाँ, अपने परिवार की लाइब्रेरी को अब इस तरह अनदेखा तो नहीं कर सकता ना। मिस बिंगले बोली, आप किसी चित्र की उपेक्षा नहीं करते, आप तो सदा उस रमणीय स्थान को और सुंदर बनाने का प्रयत्न करते हैं। चार्ल्स, मैं चाहती हूं कि तुम जब कभी अपना मकान बनाओ ना तो वो पेम्बरले के समान बनाना। इस पर चार्ल्स बिंगले बोले, मेरी भी यही इच्छा है, लेकिन मेरी सलाह है कि तुम सारी खरीदारी पड़ोस में ही करना और पेम्बलो को आदर्श के रूप में इस्तेमाल करना। इंग्लैंड में डर्बीशायर जैसी अच्छी जगह नहीं है। भाई, मेरी तो दिली इच्छा है कि मैं पेम्बलो को खरीद ही लूं, अगर डार्सी इसे बेचना चाहे। चार्ल्स, मैं संभावनाओं की बात कर रही हूं। कैरोलिन, मेरे हिसाब से पेम्बलो को खरीदना उसकी नकल उतारने से अधिक आसान होगा। एलिजाबेथ वहां हो रही चीजों में इतना खो गई कि उसे किताब का ध्यान ही नहीं रहा और उसने उसे रख दिया। वो कार्ड टेबल के पास आई और मिस्टर बिंगले और उसकी बड़ी बहन के बीच में बैठ गई और फिर खेल को देखने लगी। क्या मिस डार्सी बसंत के बाद से काफी बड़ी हो गई हैं? मिस बिंगले ने कहा, क्या वो मेरे जितनी लंबी हो गई हैं क्या? मुझे लगता है कि वो हो जाएगी, डार्सी ने कहा। वो अब ये मिस एलिजाबेथ बेनेट जितनी हो गई होगी, या फिर शायद उससे भी लंबी। उसे देखने की मुझे कितनी इच्छा है। मैं तो कभी ऐसे इंसान से नहीं मिली जिससे मुझे इतनी खुशी मिली हो। इतना अच्छा स्वभाव, इतना शिष्टाचार, और अपनी उम्र के हिसाब से कितनी लायक है। उसका पियानो फोर्ट पर प्रदर्शन देखा है? अनोखा है, अनोखा। भाई, ये तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक है, बिंगले ने कहा, कि छोटी उम्र की सारी लड़कियों में बहुत निपुण बनने के लिए जो धीरज है वो आता कहां से है भाई? सारी छोटी लड़कियां बहुत निपुण हैं। मेरे प्यारे चार्ल्स, तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे तो सभी लगती हैं। वे सभी टेबल पर चित्र बनाती हैं, स्क्रीन को कवर करती हैं, पर्स बुनती हैं। मैं शायद ही किसी को जानता हूं जो ये सब काम नहीं कर पाती। मुझे पक्का लगता है कि मैंने किसी छोटी लड़की के बारे में किसी को यह कहते नहीं सुना कि वो बहुत निपुण नहीं है। उपलब्धियों की तुम्हारी लिस्ट में, डार्सी ने कहा, काफी सच्चाई है। ये शब्द उन लड़कियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जो पर्स बुनने और स्क्रीन को कवर करने के अलावा कुछ और नहीं जानती। लेकिन समान लड़कियों के बारे में तुम्हारे नज़रिए से मैं बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता। मैं अपनी पहचान में आधे दर्जन से लड़कियों को भी नहीं जानता जो बहुत निपुण हूँ। मैं भी नहीं, ये तो मैं बहुत पुख्ता तौर से कह सकती हूँ, मिस बिंगले ने कहा। तभी एलिजाबेथ ने कहा, तब तुम्हें एक निपुण लड़की के बारे में, अपने आइडिया के बारे में काफ़ी सोचना चाहिए मिस्टर डार्सी। हाँ, मैं इस बारे में काफ़ी सोचता समझता हूँ। हो बिल्कुल, उसके वफादार असिस्टेंट ने कहा। किसी ऐसे इंसान को निपुण नहीं कहा जा सकता जो उससे आगे न निकल जाए जो उससे मिला है। एक स्त्री को संगीत, गायन, चित्रकारी, नृत्य और आधुनिक भाषाओं की सारी जानकारी होनी चाहिए, तभी वो निपुण कहलाती है। इसके अलावा उसे अपनी शख्सियत में, बोलने की अदा में, अपने हाव भाव में और चलने के अंदाज में भी कुछ खास होना चाहिए, नहीं तो वो इस शब्द की पूरी हकदार नहीं है। उसके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए।
डार्सी ने कहा, और इन सब के अलावा उसमें कुछ और ठोस होना चाहिए, जो कि काफ़ी पढ़ने से दिमाग की वृद्धि से ही आता है। मुझे इस बात पर अब बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता कि तुम सिर्फ 6 निपुण लड़कियों को ही जानते हो। मुझे लगता है कि मुझे एक की भी जानकारी नहीं है। क्या तुम अपनी नारी समुदाय के बारे में इतनी कठोर हो कि तुम्हें इसकी संभावना भी नहीं दिखाई देती? ऐसा नहीं है, मुझे तो आज तक ऐसी औरत ही नहीं दिखाई थी। मुझे कभी इतनी क्षमता, इतना अच्छा टेस्ट और इतनी शालीनता नहीं दिखाई थी जितनी तुमने अभी बताई है। मिसेस हर्स्ट और मिस बिंगले ने दोनों ने इसका विरोध किया। दोनों कह रही थीं कि उन्होंने अनेक औरतें देखी हैं और इस पैमाने पर सही उतरती हैं। तब मिस्टर हर्स्ट ने उन्हें शांत किया और जो हो रहा था उस पर ध्यान न देने के लिए उनकी शिकायत की। जैसे ही सारी बातचीत समाप्त हुई, एलिजाबेथ ने तुरंत कमरा छोड़ दिया। एलिजाबेथ बेनेट, मिस बिंगले ने जब कहा तो दरवाजा बंद हो चुका था। उन युवा स्त्रियों में से हैं जो अपनी कीमत घटाकर अपने आप को दूसरे के सामने पेश करती हैं, और कई स्त्रियों के साथ मुझे डर है कि यह काम भी करता है। लेकिन मेरे नजरिए से यह एक तुच्छ तरीका है, एक घटिया कला है। बेशक उन सभी कलाओं में घटियापन है जो औरतें दूसरों को मुग्ध करने में इस्तेमाल करती हैं। डार्सी ने जवाब दिया, जिसे ये बात कही गई थी, जिसमें भी धूर्तता है वो आलोचना के लायक है। मिस बिंगले इस जवाब से उतनी संतुष्ट नहीं थी कि वो बात को आगे बढ़ा सके। थोड़ी देर में एलिजाबेथ उनके पास फिर यही कहने आई कि उसकी बहन की हालत और खराब थी और वो उसे नहीं छोड़ सकती। बिंगले ने कहा कि मिस्टर जोन्स को तुरंत बुलाया जाए, जबकि उसकी बहनें, जिन्हें लगता था कि देहात में कोई भी सलाह सेवा के लायक नहीं है, उन्होंने एक सबसे अच्छे डॉक्टर के लिए शहर में एक एक्सप्रेस भेजने की बात कही। वो ये नहीं सुन रही थी, लेकिन वो भाई की सलाह के विरुद्ध जाना नहीं चाहती थी। इसीलिए यह तय हुआ कि सुबह सवेरे मिस्टर जोन्स को बुलाया जाए, अगर मिस बेनेट तब तक ठीक नहीं हुई। बिंगले थोड़ा असहज था। उसके बहनों ने घोषणा की कि वह बहुत दुखी है। हालांकि नाश्ते के बाद उसे तभी आराम महसूस हुआ जब उसने अपने घर में काम करने वाले को यह निर्देश दिया कि बीमार स्त्री और उसकी बहन का पूरा ख्याल रखा जाए। अब आगे की कहानी जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले भाग का, और यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते तो जुड़िए हमारे मेंबरशिप प्लान से, जो कि 3 चाय की ग्लास से भी ज्यादा सस्ती है। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।